हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अवर न्यू सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम जेई मेंस 2024 के कुछ चैप्टर्स के पीवाईक्यू को करेंगे डिस्कस, जो आए थे जनवरी अटेम्प्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा जिसको हम डिस्कस करें वो है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस यहाँ की एसएचएम। तो इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम करेंगे डिस्कस। तो कुल मिला के जनवरी अटेम्प्ट में इसके आए थे 8 क्वेश्चंस। तो उन 8 क्वेश्चन को एक एक करके हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड द सिस्टम ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी f1। ओके, अब उसने बोला है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इफ मास इज nm। अगर आपने मास 9 टाइम्स बढ़ा दिया तो फ्रीक्वेंसी अब आपकी जो हो चुकी है वो होगी f2। तो आपने बताना है कि f1 और f2 का रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो हम पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट के बाय एम। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। ओमेगा का फॉर्मूला ये होता है एंड वी नो वेरी वेल ओमेगा इज बेसिकली 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के डिवाइड बाय मास। तो कहीं ना कहीं अगर हम नोट करो फ्रीक्वेंसी जो है वो मास के इन्वर्सली डिपेंडेंट है। तो अगर मैं f1/f2 का रेशियो लूँ तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ m1 और m2, क्योंकि बाकी सब टर्म्स कांस्टेंट है, क्योंकि आपने स्प्रिंग भी चेंज नहीं करी है। तो आफ्टर यूजिंग द टर्म्स हमें पता है नया मास हमारा कितना 9 टाइम्स m, पुराना कितना m। तो हमारा रेशियो आ जाएगा 3। तो f1/f2 की वैल्यू का जो रेशियो है वो आ जाएगा आपका 3। तो 3 विल बी अवर आंसर। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम जिसका एम्पलीट्यूड है 4। तो मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी है 10। सबको पता होना चाहिए कि ये डायग्राम कैसे बनती है। ये वाली जगह होती है मीन, जिसके अबाउट आप एसएचएम करते हो। ये वाली जगह आपकी होगी एक्सट्रीम। तो आपके पास एक नहीं दो दो एक्सट्रीम होते हैं लीनियर एसएचएम में। ये भी जगह होती है एक्सट्रीम। और मीन पे वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, और इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होती है ए ओमेगा। तो सवाल में आपको ए ओमेगा की वैल्यू शायद दे रखी है कितनी, 10। ओके, और एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है सवाल में ए इज इक्वल टू 4। ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो उसने बोला डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन आपने बताना है। अगर उसकी स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मतलब मैक्सिमम का आधा, तो आपने बताना है कि उसकी डिस्टेंस की वैल्यू रूट अल्फ़ा सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपने वो अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है। तो लेट्स अप्रोच। तो आपको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन बताना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपका पार्टिकल यहाँ पर कहीं है, यहाँ से x दूरी पर है, तो उस मोमेंट में उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें v का मतलब हो गया इस मोमेंट की वेलोसिटी। तो आपको पता ही है जब आप x दूरी पर हैं आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा है, क्योंकि 5 इज बेसिकली p का आधा। तो ए ओमेगा बाई 2 इज इक्वल टू ओमेगा ब्रैकेट में एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, जो कि आपको निकालनी है। तो आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशंस ओमेगा हो जाएगा कैंसिल। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/4 ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3/2 टाइम्स इंटू एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड हमें सवाल में जो दे रखा है वो है आपका 4 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू डालेंगे 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√3। तो सवाल में बोला है जो डिस्प्लेसमेंट है वो रूट अल्फ़ा के बराबर है। तो अगर इसको मैं रूट में लिख लूँ तो 2√3 बेसिकली हो जाएगा अंडर रूट 12। तो आफ्टर कंपैरिजन हमें समझ आ चुका है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 12। तो इस क्वेश्चन में जिसको अल्फ़ा कहा गया था वो अल्फ़ा हो गया 12। तो आंसर आएगा 12। अब इसमें काम की बात, हमें फॉर्मूला कौन सा याद करना है। तो फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो है ये वाला, कि आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए जगह के हिसाब से। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ बॉल इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ओके इन वर्टिकल प्लेन। मतलब इस तरह वर्टिकल प्लेन में थ्रेड के थ्रू आपने किसी बॉल को किया सस्पेंड।
तो आपने बताना है ताकि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एक्सट्रीम जगह पे, मान लीजिए आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, ये जगह होगी आपकी एक्सट्रीम, आपने इसको थीटा डिस्प्लेस किया था, तो एक्सट्रीम पे जो एक्सेलरेशन है और लोएस्ट पोजीशन पे जो एक्सेलरेशन है वो दोनों बराबर है। मतलब इस जगह का एक्सेलरेशन और इस जगह का एक्सेलरेशन जब वो अपनी बॉटम वाली जगह पे आएगा, लोएस्ट पोजीशन पे आएगा, दोनों जगह के एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम बोल रखी है क्वेश्चन में, तो हमें बताना है कि वो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये कहीं ना कहीं एसएचएम का क्वेश्चन और सर्कुलर मोशन से भी रिलेटेड है। वो क्यों, पहले हम देखते हैं कि जब ये डिफ्लेक्शन होता है तो क्या होता है। तो मान लीजिए आपका आपका कोई भी बॉल, कोई भी पेंडुलम थीटा एंगल से डिफ्लेक्टेड है, तो उसकी एफविटी क्या बनेगी, तो ये आएगा आपका mg, ये आएगा आपकी टेंशन, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये वाला एंगल आपका आएगा थीटा, तो आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। जो रोप के अलोंग होगा, तो रोप के अलोंग वाला mg cos और ये वाला टेंशन, और ये वाला फोर्स हो जाएगी mg sin थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखो, mg sin थीटा ही वो फोर्स है जो आपको अपनी वाली जगह पे वापस लाने की कोशिश कर रही है। तो रीस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। तो व्हाट इज रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, दैट विल बी g sin थीटा। तो इसका मतलब जब आप थीटा डिस्प्लेस कर जाते हो तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी है, g sin थीटा। दिस इज़ द फर्स्ट केस जब आप एक्सट्रीम पर हो, दिस इज अ केस ऑफ एक्सट्रीम। अब हम बात करेंगे जब आप अपने लोएस्ट पोजीशन पे वापस आते हो तब क्या होता है। जब आप लोएस्ट पोजीशन पे वापस आओगे तो टेक्निकली आप इस जगह से, जो आपकी थीटा दूरी डिफ्लेक्शन के बाद मिली थी, आप थीटा डिस्प्लेस होने के बाद अपनी जगह पे आते हो वापस। तो यहाँ पे आते आते अगर आप थोड़ा सा नोट करो, आप टेक्निकली सर्कुलर मोशन का पार्ट हो, क्योंकि पार्टिकल आपका ऐसे मूव कर चुका है। तो अगर आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन अगर आप पार्ट हो तो आपके पास एक नेट फोर्स होगी सेंटर की तरफ। तो यहाँ पे एफ जो आएगी वो क्या आएगी, नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स। और नेट सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपने निकाल ली तो आपको एक्सेलरेशन भी तो मिल जाएगी नेट। तो मेरा फॉर्मूला होगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट दिस पोजीशन, दैट शुड बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके। और उसका फॉर्मूला होगा v²/r। तो इसका मतलब आपको बॉटम पे अगर स्पीड मिल जाए तो आपका काम हो गया। अब स्पीड क्यों आएगी, तो स्पीड निकालने के लिए आपको सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट आना चाहिए। जब भी कोई चीज़ थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होती है तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो एच हाइट नीचे भी आती है। तो कोई भी चीज़ एच हाइट नीचे आएगी तो उसको वी कितनी मिल जाती है, वो मिलती है √2gh, दिस इज़ द वी। तो अगर आपने हाइट निकालनी है तो बहुत आसान हो गया। तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो अगर ये एल है तो ये लेंथ हो जाएगी एल कॉस थीटा, और ये वाली ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ये आपकी एल है ही, तो ये हाइट नहीं आ जाएगी हमारे पास, तो ये वाली हाइट हो जाएगी आपके पास, दैट हाइट विल बी एल माइनस एल कॉस थीटा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट जो आपको याद होना चाहिए। तो आफ्टर यूजिंग द वैल्यू मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, v²/r, दैट विल बी √2gh, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस हो जाएगा रस्सी की लेंथ। तो एक्सेलरेशन एट द बॉटम विल बी 2g1 - cos थीटा। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 चैप्टर्स में लगता है ये। तो इस तरह से हमें एक्सेलरेशन बॉटम पे भी मिल गई और हमें एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पे भी मिल गई। तो दोनों की वैल्यूज़ करनी है हमें इक्वेट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, एक्सेलरेशन एट द एक्सट्रीम शुड बी एक्सेलरेशन एट द लोएस्ट पॉइंट। एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन कितनी, g sin थीटा, लोएस्ट पॉइंट पे कितनी अभी कैलकुलेट की हमने, 2g × 1 - cos थीटा। तो आफ्टर सॉल्विंग तो हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आइडेंटिटीज़ को यूज़ करने के बाद हमें कंटेंट मिलेगा कुछ ऐसा। तो अगर हम इनको कैंसिल आउट करें तो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 1/2
इज इक्वल टू tan थीटा बाई टू। तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, सो थीटा बाई टू शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2। सो थीटा विल बी 2 times tan इनवर्स ऑफ 1/2। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। अगर हम ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन मैच करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा डेट विल बी 2 टाइम tan इनवर्स ऑफ 1/2। दिस विल बी अवर आंसर। तो इस क्वेश्चन में कंसेप्ट हमें क्या याद होना चाहिए कि एक्सट्रीम पर एक्सेलेरेशन केवल ये वाली फोर्स से आती है, तो ये होगी रीस्टोरिंग फोर्स, तो मास हट जाएगा तो आएगी रीस्टोरिंग एक्सेलेरेशन, ये होगी एक्सट्रीम की एक्सेलेरेशन। और दूसरी बात जो हमें याद होनी चाहिए कि कभी भी कोई भी चीज़ थीटा एंगल से जब नीचे आती है तो उसकी हाइट में जो चेंज आता है वो होता है L माइनस एल कॉस थीटा, दिस इज अ हाइट डिसेंड। और कोई भी h हाइट डिसेंड करता है तो वहाँ से जो वेलोसिटी बनती है वो हमेशा √2gh बनती है। तो एक बात आपको ये याद होनी चाहिए, दूसरी बात आपको ये याद होनी चाहिए। और बॉटम पॉइंट पे कोई भी चीज़ या कोई भी पेंडुलम अगर हो तो वो सर्कुलर मोशन का पार्ट होता है। तो सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होती है सेंट्रीपिटल, वो होती है v²/r। तो इन सबको यूज़ करने के बाद आपको बॉटम की एक्सेलरेशन जो मिलेगी वो मिलेगी ये। तो दिस इज द बेसिक पॉइंट जो आपको इस क्वेश्चन में याद होनी चाहिए। सो लेट्स मूव अहेड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM ऑसिलेटर इज 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, मतलब a/3। एक्स की वैल्यू जब a/3 होती है तो आपने बताना है द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी टू द काइनेटिक एनर्जी इज x/8। तो आपने बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से एनर्जी कैसे निकलती है। हमें इतना पता है कि P और K दोनों का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है और वो हमेशा कांस्टेंट होता है, वो होता है E। तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमेशा क्या होगा, हाफ के इंटू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डालूँ तो हो जाएगा हाफ के a/3 का स्क्वायर हो जाएगा a²/9। तो अगर आप ध्यान से देखें ये वाली चीज़ है आपकी टोटल एनर्जी के बराबर, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल एनर्जी का बराबर होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फिलहाल है वो है E/9। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी E/9 है तो बची हुई एनर्जी आपकी होगी काइनेटिक, वो पक्का 8E/9 होगी, क्योंकि हमें पता है इन दोनों का सम टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी E/9, काइनेटिक एनर्जी 8E/9 हमें मिल चुकी है तो अब हमें रेशियो निकाल सकते हैं। तो हमें रेशियो निकालना है टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, दैट विल बी E/8E/9। तो अगर हम इसको सॉल्व करें हमें रेशियो मिल गया 9/8। तो ये रेशियो सवाल में जो दे रखा था वो दे रखा था x/8, तो हो जाएगा x/8। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9। ये है हमारा कंसेप्ट। तो यहाँ से सीखने लायक बात, आप डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो पोटेंशियल एनर्जी ई की टर्म में निकालो तो बची हुई एनर्जी आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। और याद रखना P + K का सम हमेशा टोटल एनर्जी ई के बराबर ही होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, SHM ऑसिलेटर हैज़ एम्पलीट्यूड A, ओके, टाइम पीरियड 6/सेकेंड, अज्यूमिंग दैट द ऑसिलेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। देन फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय इट टू ट्रेवल फ्रॉम x इज इक्वल टू A तो x इज इक्वल टू √3/2 टाइम से। तो अगर आपको A से √3/2 A पर वापस आना है तो आपको कितना समय लगेगा ये आपको बताना। तो उसको करने के मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। तो एक, अगर हम लाइन डायग्राम से समझें, हमें एक नॉलेज होनी चाहिए कि हर पोजीशन कोई ना कोई फेज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूं 0, A, -A, और अगर मैं को जो क्वेश्चन दे रखा है वो है √3/2 A, तो √3/2 टाइम से, तो हर पोजीशन कोई ना कोई एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपने जर्नी मीन से ही स्टार्ट की है तो आपकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू A साइन ओमेगा इंटू टाइम। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ए वाले पोजीशन पे आने के लिए कितना फेज एंगल चाहिए, सबको पता है ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ए वाली जो पोजीशन है वो आपके 90 डिग्री के फेज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपसे मैं पूछूं एक्स की वैल्यू √3/2 A कब होगी, जब साइन आपका √3/2 हो जाएगा, वो कब होगा,
जब एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये पोजीशन आपकी 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और साथ ही साथ साइन की वैल्यू √3/2 दो बार होती है, एक 60 डिग्री पर और एक 120 डिग्री पर। तो इसका मतलब √3/2 एक ही पोजीशन मुझे दो बार मिल सकती है, एक 60 डिग्री पर और एक 120 पर। तो बस इतना सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पोजीशन और फेज में रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं मुझे ए से √3/2 ए पे आना है, तो टेक्निकली मुझे 90 से 120 पे वापस आना है। तो 120 पे आने का मतलब मुझे कितना एंगल कवर करना पड़ा, तो एंगल मुझे कवर करना पड़ा 30 डिग्री का स्लॉट। तो यहाँ से टाइम निकालना बड़ा आसान है। कैसे? 360 डिग्री मतलब पूरा ऑसिलेशन, उसमें टाइम कितना लगता है, कैपिटल टी, पूरा टाइम पीरियड। तो 30 डिग्री के लिए कितना टाइम लग जाएगा, तो आंसर होगा T/12। कैसे किया, यूनिटरी मेथड है, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दिया। तो इतने के लिए इतना टाइम, तो 30 डिग्री के लिए T/12, तो आंसर आ गया T/12, डेट विल बी 6π/12। आंसर होगा π/2। तो इतना टाइम आपको लगेगा ए से √3/2 पर आने के लिए। तो हमें ऑप्शन में दे रखा है टाइम की वैल्यू π/x, तो x हमें गैस माना था, x हो जाएगा आपका 2। ये है आपका आंसर। तो इसमें सीखने लायक बात, आप हर कोऑर्डिनेट या हर जगह को फेज में कन्वर्ट कर लो। तो आपके लिए मैं कुछ डायग्राम बना ही देता हूँ कि फेज कैसे डिसाइड करना चाहिए। 0 a -a a/2 -a/2, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लो। 0 के लिए 0 डिग्री, a/2 के लिए 30 डिग्री, 90 डिग्री, फिर वापस आएंगे 150, 180, 210, 270 डिग्री, 330 डिग्री। तो किस पोजीशन से किस पोजीशन पे जाना है, उसके लिए बस आप ये देखो कि आपको कितना एंगल का स्लॉट कवर करना पड़ा या कितना फेज कवर करना पड़ रहा है, उससे आपके क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम एक मेथड नंबर 2 से समझें, तो अगर आपको ए से √3/2 पर डिस्प्लेस करना है, तो आप ऐसा सोचो सर्कुलर मोशन में आपको यहाँ वाली जगह से यहाँ वाली जगह आना है, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला एंगल कितना कवर करना पड़ेगा, बस आप वो सोचो। सबको पता अगर ये ए लेंथ है, तो ये वाला पोर्शन √3/2 का ए का डिस्प्लेसमेंट कब देगा, जब ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ए से यहाँ तक आने के लिए आपको कितना एंगल कवर करना पड़ा, सिंपल सी बात है 30 डिग्री का एंगल कवर करना पड़ा। फिर वही बात 360 डिग्री के लिए अगर आपको कैपिटल टी टाइम लगेगा, तो 30 डिग्री कवर करने के लिए डेफिनेटली T/12 आंसर लाएगा। तो आप इस मेथड से करो जिसमें सर्कुलर मोशन का रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है, या पुराना वाला मेथड, दोनों से आपको आंसर सेम मिलेगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अ सिंपल पेंडुलम इज प्लेस्ड एट अ प्लेस वेयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब सरफेस ऑफ अर्थ से आप इतनी हाइट पे चले गए हो जो वैल्यू एग्जैक्टली रेडियस के बराबर। तो इतनी दूरी पर जाने पर एक्सेलरेशन पे काफ़ी असर पड़ेगा, ठीक है। तो आपने बताना है अगर 80 की लेंथ 4 मीटर है, तो व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला सबको पता है, 2π√L/g। ये होता है किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। लेकिन आपका जी अब चेंज हो चुका है उस हाइट पर। जनरली सरफेस पे जी की वैल्यू होती है Gm/, दूरी का स्क्वायर। सेंटर से दूरी अगर देखी जाए वो होती है रेडियस, r²। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर हाइट पे चले गए, तो वहाँ जी की वैल्यू हो जाएगी G', तो उसमें हो जाएगा Gm/, सेंटर से डिस्टेंस। तो अगर आप की हाइट ही रेडियस है, तो सेंटर से दूरी हो जाएगी 2r। तो दूरी का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा Gm/4r का स्क्वायर। तो अगर आप कंपेयर करें, तो आपका जो अभी की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस से 4 गुना कम है। तो आपका जो टाइम पीरियड अब आएगा वो आएगा 2π√L/4 डिवाइड बाई जी। जी की वैल्यू हो जाएगी, फिलहाल एक्सेलरेशन हो जाएगी G'/4, G' हो जाएगा G/4। और क्वेश्चन में जी की वैल्यू हमें दे रखी है π², ये यूज़ करना। तो जैसे मैंने जी की वैल्यू π² यूज़ करी, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो पाई और π² यहाँ पे हो जाएंगे कैंसिल, 4 चला जाएगा बाहर, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 8 सेकेंड। तो इसका मतलब अभी का जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा 8 सेकेंड।
हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ पार्टिकल परफॉर्म एसएचएम विद अ मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। उसका एम्पलीट्यूड फिलहाल ए है, तो उसकी स्पीड 3 गुना आपने कर दी इंक्रीज, लेकिन कब? जब उसकी डिस्प्लेसमेंट है 2a/3। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2a/3 है, तो आपकी उस मोमेंट में वेलोसिटी अगर v थी, उसको आपने 3 गुना बढ़ा दिया। तो आपने बताना कि नया एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो हम समझते हैं कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो हमें फॉर्मूला जो याद होना चाहिए वो है वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो है v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू मुझे दे दी है 2a/3, तो फिलहाल जो वेलोसिटी थी उस मोमेंट पे वो थी ओमेगा टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 2a/3 का होल स्क्वायर, दैट विल 4a² 9। ये थी वेलोसिटी। लेकिन अब दिक्कत है, इसी वेलोसिटी को सडनली 3 गुना बढ़ा दिया। तो अगर आपने वेलोसिटी 3 गुना बढ़ा दी, स्प्रिंग और ब्लॉक तो चेंज आपने करे नहीं, तो ओमेगा जैसा था वैसा का वैसा रहेगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो अब वेलोसिटी 3 गुना बढ़ने से एम्पलीट्यूड में भी असर पड़ेगा। तो आपका जो एम्पलीट्यूड है वो सडनली ए से हो जाएगा a', लेकिन आपकी जगह, जिस जगह पे ये सब कुछ हो रहा है वो जगह तो 2a/3 ही थी। तो यहाँ पे आएगा 2a/3 का स्क्वायर, 4a² 9। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि किस किस चीज़ में चेंज आ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा फोकस करें, ओमेगा चेंज नहीं होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एम्पलीट्यूड में असर पड़ रहा है जब आप किसी पर्टिकुलर एक्स दूरी पर थे। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अगर हम इनका रेशियो ले लें तो हमें अल्टीमेटली आंसर मिल जाएगा। तो रेशियो कैसे लेना है, तो 2 और 1 का रेशियो ले तो क्या आ जाएगा 3, एक सेकेंड, 3 शुड बी इक्वल टू ओमेगा ओमेगा हो जाएगी कैंसिल। ये आएगा a' का स्क्वायर माइनस 4a² 9 होल डिवाइडेड बाय a² माइनस 4a² 9, दैट विल बी 5a² 9। ओके, ये सब अंडर रूट के अंदर होगा, स्क्वायर कर देंगे तो सामने वाली टर्म का भी स्क्वायर हो जाएगा बाद में। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 इज इक्वल टू a' का स्क्वायर माइनस 4a² 9 होल डिवाइडेड बाय 5a² 9। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो डैट विल बी 5a² इज इक्वल टू a' का स्क्वायर माइनस 4a² 9। आफ्टर सॉल्विंग a' का स्क्वायर विल बी 49 a² बाय 9। तो अगर आप लेंगे अंडर रूट तो a' की वैल्यू आ जाएगी 7a/3। तो ये है आपका नया एम्पलीट्यूड अगर आपकी वेलोसिटी उसी जगह पर सडनली 3 टाइम्स हो जाए। और आपको दे क्वेश्चन रखा है, हमें निकालना है नया एम्पलीट्यूड na/3 की टर्म्स में, na/3 की टर्म्स में। तो हमारा एम्पलीट्यूड है, इससे कंपेयर करना na/3 से, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी। तो n विल बी इक्वल टू 7। तो इसका मतलब जो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा 7। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, जिसका मास है आपका बॉडी का m, इज गिवन लाइक दिस। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू क्या है। ये हमें क्वेश्चन में अल्फा निकालना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड वी शुड कैलकुलेट द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को करते हैं हम कैलकुलेट। तो उसके लिए आपको देखते हैं आपके पास एक कॉम्बिनेशन है जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं, फिर इनका इफेक्ट इसके साथ सीरीज़ में है। पैरेलल में के इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है केवल k1 प्लस k2। तो इसका मतलब पैरेलल में आपको स्प्रिंग को सिंपली ऐड करना है, तो इन दोनों का इफेक्ट आ जाएगा 2k, फिर ये और ये आपस में हो जाएंगे सीरीज़ में। तो सीरीज़ का जो फॉर्मूला है वो है 1/k सीरीज शुड बी इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो अगर आप इस पोर्शन को पूरा सॉल्व करें जिसमें 2k और k सीरीज़ में है, तो 1/k सीरीज शुड बी इक्वल टू 1/2k प्लस 1/k। तो आफ्टर सॉल्विंग तो k सीरीज़ की वैल्यू होगी 2/3k। इसका मतलब जो राइट वाली साइड पे जो नेट स्प्रिंग का इफेक्ट आ रहा है इन सब का, वो आएगा 2/3 टाइम्स k। और ये वाली चीज़ पैरेलल है किसके साथ, एक न्यू स्प्रिंग के साथ।
तो ये दोनों होंगे पैरेलल। तो अब पूरे सिस्टम का जो के इफेक्टिव आएगा, तो के टोटल वो होगा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ के और 2/3 के, और पैरेलल कम्बिनेशन में अपने स्प्रिंग को सिंपली करना है ऐड, तो ये हो जाएगा 5/3 के। तो के टोटल ऑफ द होल सिस्टम में भी 5/3 के। तो के टोटल मिल गया, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत आसान है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2/√m डिवाइड बाय के इफेक्टिव, वो हो जाएगा 5k/3। तो ये है टाइम पीरियड। लेकिन हमें एक सवाल में जो टाइम पीरियड दे रखा है वो 2 के टर्म में नहीं, वो पाई इंटू इस तरह के टर्म्स में दे रखा है। तो अगर आप इन दोनों को करें कंपेयर तो हमें अल्फ़ा मिल सकता है। कैसे करेंगे? अगर मैं इस 2 को अंदर शिफ्ट कर दूं तो वो हो जाएगा π√12m/5k। तो इन दोनों को अब हम कंपेयर करेंगे तो हमें अल्फ़ा की वैल्यू साफ़ सुथरी नज़र आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 12। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 12। सो इस तरह हमने जेईई मेंस 2024 के ऑसिलेशन चैप्टर या एसएचएम चैप्टर के जितने भी सवाल आए थे उनको कर लिया है डिस्कस। तो टोटल 8 क्वेश्चन आए थे। तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई न्यू चीज़ आपने सीखी होगी या कनेक्शन विद सम चैप्टर्स। तो ये सारी बातें जो आपने सीखी उनके आप नोट्स बनाए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो ये है आज की वीडियो ऑसिलेशन के ऊपर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे एंड थैंक यू।